It is possible for an item of overhead expenditure to be shared amongst many departments. It is also possible that this same item may relate to just one specific department. If the item was not charged specifically to a single department, this would be an example of apportionment, allocation, reapportionment or absorption. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि it is possible for an item of overhead expenditure to be shared amongst many department. जो भी overhead होते हैं, either variable overhead or fixed overhead, आप उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है. इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द सेम टाइम दैट दिस सेम आइटम में रिलेट टू जस्ट वन स्पेसिफिक डिपार्टमेंट. हो सकता है कि वो ओवरहेड का खर्चा किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड हो. इफ द आइटम वाज नॉट चार्ज्ड स्पेसिफिकली टू अ सिंगल डिपार्टमेंट, अगर आप उसको एक डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं कर रहे हो तो आप सारे डिपार्टमेंट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपॉर्शनमेंट. क्लियर. नेक्स्ट, जनरली द डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक इज फिक्स्ड डैश द मिनिमम लेवल. जो डेंजर लेवल ऑफ स्टॉक है वो हमेशा अबव द मिनिमम लेवल ही होता है, ठीक है, उससे ज्यादा ही होता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइम बेस्ड इंसेंटिव वेज प्लान. टाइम बेस्ड है हेल्से, ये हेस्ले नहीं है, ये हेल्से. हेल्से वियर प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान. चाहे हेल्से प्रीमियम प्लान हो, चाहे रोवन का प्रीमियम प्लान हो, ये सब टाइम पे ही बेस्ड होता है. जितना घंटा आपका बचता है उसी के बेसिस पे आपको बोनस दिया जाता है. तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. नेक्स्ट, which of the following is are reported in production cost report? The cost charged to the department, how the costs were assigned to the output, the equivalent units of production by the department. अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट की बात करें तो ये तीनों ही चार्ज होगा. करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस गिवन है, द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दिया है, व्हाट इज अ गुड्स असाइन्ड टू द एंडिंग गुड्स इन प्रोसेस. देखो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया है तो प्राइम कॉस्ट निकाल लो 1,40,000, फिर उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे, है ना. बट क्वेश्चन में साथ ही साथ बिगिनिंग गुड्स इन प्रोसेस दिया है, वर्क इन प्रोग्रेस भी दिया हुआ है ना, तो 15,000 ओपनिंग स्टॉक को भी हम ऐड करेंगे, तब हमारे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आएगा. अब कह रहे हैं द गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड इज रुपीज 2,45,000. पहले आप इसको टोटल करके देखो कितना आ रहा है आपके पास, 2,45,000. ठीक है. आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि गुड्स कितना मैन्युफैक्चर किया गया, 2,45,000. व्हाट इज अ गुड्स असाइन्ड टू द एंडिंग गुड्स इन प्रोग्रेस, मतलब क्लोजिंग WIP कितना होगा. कोई भी क्लोजिंग WIP नहीं होगा, क्योंकि जो हमारी वैल्यू देखो ओपनिंग WIP ऐड करने के बाद आ रही है वो आ रही है 2,45,000, और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी 2,45,000 आ रहा है. तो क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी वैल्यू बची नहीं. तो करेक्ट आंसर होगा डी, देयर विल बी नो क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लियर. हमने देखो लास्ट क्लास में भी आप लोग को ये चीज बताई थी कि प्लीज हमने जो एक टॉपिक अपलोड किया है रिलेटेड टू कॉस्ट शीट, वो बहुत अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs आपके एग्जाम में आपको मिलते हैं. तो वहां से नहीं छोटे छोटे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कब आपको ओपनिंग WIP ऐड करना है, कब आपको क्लोजिंग WIP लेस करना है, एंड सो ऑन. ठीक है. चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सेल्स गिवन है, बिगिनिंग फिनिश्ड गुड्स गिवन है, एंडिंग फिनिश्ड गुड्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. अब देखो हमारे पास सेल्स कितना है, 4,50,000. ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग कह सकते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो कितना है, 23,000. क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 30,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 3 लाख. तो इस 3 लाख में आप क्या करोगे, क्लोजिंग को लेस कर दोगे और ओपनिंग को ऐड कर दोगे, तो मेरे पास फिगर आ जाएगी 3,07,000 की. और ये 3,07,000 मेरा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट, अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम परचेज ऑफ इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज. पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जो आप परचेज करते हो उसको हम हमेशा एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं. और एक बात याद रखना कि जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसमें बहुत जल्दी हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे. When prices are rising over time, which of the following inventory costing method will result in the lowest gross margin profit? अगर प्राइस राइज हो रही है तो LIFO मेथड से आपका ग्रॉस मार्जिन और प्रॉफिट लोएस्ट आएगा.
अगेन इस टॉपिक पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन क्लास अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। उसमें हमने लीफो फीफो से कनेक्ट करके सारी चीजें कनेक्ट की है कि कब हम उसको इन्फ्लेशन के लिए यूज करते हैं, कब डिफ्लेशन के लिए यूज करते हैं, कब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन ज्यादा आती है, कब कम आती है, वो सारी चीजें हमने वहां बता रखी है। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वो क्लास जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, the main difference between the profit center and investment center is decision making, revenue generation, cost incurrence और investment। देखो प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर में जो अंतर है वो सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग का है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर इज गिवन है। क्या हम इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाल सकते हैं? हाँ, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड हो जाएगा 365 डेज डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स, तो यहां आ जाएगा मेरे पास 73 डेज। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। ये सब फॉर्मूला है लर्न करने वाला। नेक्स्ट, ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड विल ऑलवेज रिजल्ट व्हेन अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज अप्लाइड and production is greater than defined capacity, actual overhead costs are less than budgeted capacity is less than normal capacity, actual overhead incurred is less than applied overhead। क्या कह रहा है? ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे होगा? अगर ओवर अप्लाइड है तो उस केस में हमारा जो एक्चुअल ओवरहेड आया होगा नो डाउट वो लेस होगा किससे? अप्लाइड ओवरहेड से। मतलब जितना आपने अप्लाई किया उसके कंपैरिजन में एक्चुअल कम होगा, तभी वो आपका ओवर अब्जॉर्प्शन हो रहा है या ओवर अप्लाइड हो रहा है। ठीक है, अगर एक्चुअल ज्यादा होता अप्लाइड से तो उस केस में क्या हो जाता? अंडर अप्लाइड। नेक्स्ट, द फ्लक्स मेथड ऑफ लेबर टर्नओवर डिनोट्स वर्कर्स अपॉइंटमेंट अगेंस्ट अ वैकेंसी कॉज्ड ड्यू टू डिस्चार्ज और क्विटिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, workers appointment and placement of existing employees, workers employed under the expansion schemes of the company, the total change in the composition of labor force। नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्लक्स मेथड का? डी। नेक्स्ट, which of the following statement is true about fixed overhead applied rates? They are used to control overhead cost, they are based on actual data for each period, they are predetermined in advance for each period। yes, अगर अप्लाइड रेट है, हमने अभी ऊपर बताया, तो एक्चुअल और अप्लाइड में क्या डिफरेंस है? एक्चुअल मतलब जो होता है और अप्लाइड मतलब जिसको आपने एडवांस में डिसाइड करके रखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बात करें तो फैक्ट्री कॉस्ट में जब हम ओपनिंग WIP ऐड करते हैं और क्लोजिंग WIP लेस करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और ये गिवन ऑप्शन ए में दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, डैश इज द टाइम वर्कड ओवर इन अबव द एम्प्लॉइज बेसिक वर्किंग वीक, फ्लक्स टाइम, ओवर टाइम, शिफ्ट अलाउंस, कमीशन। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ओवर टाइम। ठीक,